हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। हाउ आर यू? आशा करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज हम फिर से करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम साइकोलॉजी, चाइल्ड ग्रोथ, पैडागोजी, जो भी आप कह लें, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। पुरानी वीडियोस भी मेरी इन्हीं टॉपिक्स पर हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। चैनल का नाम है टैट्स क्रू। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी, आई होप। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेंडर बाइस पे दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। आप पुराने सी टेट के पेपर उठा लें या एच टेट के पेपर उठा लें, किसी भी टेट के पेपर को उठा के आप देखें तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जेंडर बाइस होती क्या है? बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब हम जो डिफरेंशिएट करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक्सपेक्टेशन के बेस पर करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम सोचते हैं, जो हमारी सोसाइटी सोचती है कि वो एक लड़का ही कर सकता है, तो वो काम हम लड़कों से ही करवाते हैं, लड़की से नहीं करवाते। तो ये एक प्रकार का जेंडर बाइस है। हम कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचते हैं, कल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से सोचते हैं। तो बेसिकली जो जेंडर बाइस हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड। तो इसका जो आंसर है वो है वेरी वेरी फर्स्ट आंसर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। As an upper primary school teacher, you have a quite few children who are first generation school goers. In your classroom, which one of the following are you most likely to do? फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोयर्स क्या होते हैं? मतलब जो अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, मतलब एज ए टीचर, इनमें से कौन सी एक्टिविटी यानी कि कौन सी चीज़ आप ज़्यादा करना पसंद करोगे? फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोयर्स मतलब जिनकी पहली जनरेशन स्कूल में आई है, ऐसी फैमिली जिनकी पहली जनरेशन स्कूल के अंदर आई है। इससे पहले उनके फैमिली में कोई भी स्कूल में नहीं गया, उनके बच्चे फर्स्ट टाइम, एक ऐसी पीढ़ी आई है जो स्कूल के अंदर आ रही है। तो ऐसे ऐसे क्योंकि अब सीधी सी बात है, उन बच्चों को घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे उन बच्चों को आप कैसे हैंडल करोगे? तो भाई सीधी सी बात है, वो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, एज ए टीचर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल फोल्डिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स की थ्योरी। प्रोवाइड स्किल फोल्डिंग एंड अदर्स काइंड ऑफ सपोर्ट, जो भी सपोर्ट आप कर सकें उन बच्चों के लिए, वो आप करना पसंद करोगे ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड फॉर होमवर्क। जो भी आपने टास्क दिया है उस टास्क को पहले थोड़ा करके दिखाओगे आप, क्योंकि उनके बैकग्राउंड को आप समझो। बच्चे जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली लाइक नो बडी गॉन टू द स्कूल, देयर फैमिली में कोई भी स्कूल में नहीं गया, एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द स्कूल। तो एज ए टीचर व्हाट वुड यू लाइकली टू डू? तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट हमें देना पड़ेगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और वैसे भी स्कोर फोल्डिंग जो है वो एक प्रकार की पॉजिटिव टर्म है, एंड अगर ऑप्शन में दिख जाए यू गुड गो फॉर दैट, आप बिल्कुल उसको हिट कर सकते हैं। बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी genetically in appearance, abilities, temperament, interest, aptitude, among other things. What is the role of the school in this regard? एक बार इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं। इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज ग्रुप सेम है, ऐसे जो सेम एज ग्रुप से आ रहे हैं, जैसे अब मान लो 10 साल का बच्चा है तो दूसरा भी 10 साल का बच्चा है, या फिर उसके आसपास एज ग्रुप का बच्चा है। वेरी ग्रेटली इन अपीरियंस, अब भी सीधी सी बात है, जो सेम ग्रुप के एज ग्रुप के बच्चे हैं वो अपीरियंस में तो अलग अलग होंगे ही ना। एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग दिखेगा ही, एबिलिटीज़ में डिफरेंट होते हैं, टेम्परामेंट में डिफरेंट होते हैं, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड अमंगस्ट अदर थिंग्स,
उन सभी की जो थिंग्स हैं वो सारी सारी डिफरेंट होती हैं। ऑल्दो दे आर कमिंग फ्रॉम सेम एज ग्रुप, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्कूल इन दिस रिगार्ड, इसके बारे में स्कूल का क्या रोल हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन रीड करता हूँ, एंश्योर दैट ईच चिल्ड्रन गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल। अब भाई देखो, यहाँ पर मेरे को पहला ही ऑप्शन बड़ा वाजिब लग रहा है यहाँ पर, और मैं इसी के साथ जाना पसंद करूँगा कि बेशक इंडिविजुअल डिफरेंशिएबिलिटी हो, एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट हो अपीयरेंस में, टेम्परामेंट में, इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, बट स्कूल ये चाहेगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सबका जो पोटेंशियल है उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से डेवलप हो, है ना। स्कूल तो यही चाहेगा, स्कूल ये थोड़ी ना चाहेगा कि भाई अगर एक बच्चा क्रिएटिव है, एक बच्चा सोचने में बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थिंकर है, तो केवल वही बच्चा जाए। अरे जो जो बेंच बैंक जो पीछे बैठते हैं क्लासरूम के अंदर, वो भी तो जो है बैक बेंचर, जिसको मैं बैक बेंचर बोल रहा था, बोला नहीं गया, जो बैक बेंचर होते हैं वो भी तो पीछे बैठते हैं, इसका मतलब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन क्या स्कूल ये चाहता है कि वो बच्चे आगे ना निकले? नहीं, स्कूल ये चाहता है कि वो भी बच्चे अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ए टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज। किसी भी इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर टीचर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल क्या होगा? टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस एट द सेम पेस, टू इंश्योर दैट द टीचर गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। देखो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, आप एक जैसे इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर सेट कर नहीं कर सकते क्लासरूम के अंदर, क्योंकि आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस में वेरिएबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे भी तो डिफरेंट पर्सनैलिटी टू डिफरेंट होते हैं। सो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर टीचर, एक बार सी ऑप्शन देख लेते हैं, टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स। ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स निकालने का क्या मतलब है, छोड़ दो इसे तो। टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। वाह, कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है ये। सो आई एम गोइंग टू गो विद डी ऑप्शन। बिल्कुल, एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर टीचर का क्या रोल हो सकता है? डेफिनेटली वो इंश्योर कर सकता है कि एवरी चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अपने पोटेंशियल को वो रियलाइज़ करेगा। जब कोई भी स्टूडेंट जो है अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है, एंड नाउ दे आर गोइंग टू रियलाइज दैट हाउ मच आई एम कैपेबल ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ तभी होगा जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बाय द टीचर, तो दैट ये चीज़ नहीं होने वाली। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कॉन्सेप्ट्स? बच्चों का कॉन्सेप्ट सिखाना है। बच्चों को एज ए टीचर हमें कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर कराना चाहिए। टॉपिक तो क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट से बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। तो कैसे आप चेंज करोगे किसी बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट को आप चेंज करना चाहते हो? तो बाय गिविंग चिल्ड्रंस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्ट अगर उसका बना हुआ है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, उससे पूछो कि व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो आपको बताएंगे, अपनी व्यूज़ बताएंगे। उनको फ्री करो। जब वो फ्री होंगे तो अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेजेस में वो आपको करेंगे। तो डेफिनेटली अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया होता है कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने का, चेंज करने का, जो भी वटेवर आप समझो। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बच्चों मैं बाकी ऑप्शंस रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर्स को हिट कर रहा हूँ, और ताकि टाइम बचे, वीडियो शॉर्ट बने, ओके, और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला लेक्चर आपको मिल सके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। ए सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स। इन द लॉन्ग रन द स्ट्रेटजी माइट नॉट वर्क सिंस। देखो किसी भी स्कूल में एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि बच्चे बुक को पूरा रीड करें, और जब वो बुक को पूरा रीड कर ले दे गोइंग टू गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल साइड। सो अगर लॉन्ग टर्म के देखा जाए, लॉन्ग रन में देखा जाए, तो ये स्ट्रेटजी क्वाइट इम्पैक्टफुल नहीं हो सकती। वाई, ऐसा क्यों?
देखो कोई भी रिवॉर्ड एज ए टीचर, एज ए स्कूल मैनेजमेंट आप बच्चों को दे रहे हैं, तो कोई भी रिवॉर्ड हो वो एक स्मॉल टाइम के लिए होना चाहिए। आप चॉकलेट दे रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चा अगर फर्स्ट आएगा तो आप चॉकलेट ही देंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को गलत आदत लग सकती है, वो हमेशा चॉकलेट के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चॉकलेट नहीं दोगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो सेम गोज फॉर सर्टिफिकेट एज वेल। सर्टिफिकेट के साथ भी ऐसे ही जाना चाहिए कि अगर बच्चा सर्टिफिकेट ले रहा है तो एक टाइम के बाद वो पढ़ना ही बंद कर देगा, बिकॉज वो हमेशा यही सोचेगा कि यार सर्टिफिकेट मिलेगा तो मैं बुक को पढ़ूंगा। तो ये चीज दैट दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चों फॉर दिस क्वेश्चंस। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, रोल ऑफ द टीचर इन ए क्लास इज टू। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लासरूम के अंदर टीचर का क्या रोल होता है भाई? ट्रांसमिट नॉलेज इन ए स्ट्रेट फैशन, या फिर फॉलो द टाइम टेबल स्टिक टू द कोर्स, प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशंस एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। वाओ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। एज ए टीचर ऑथेंटिक लर्निंग आपको बच्चों को प्रोवाइड करानी है, प्रमाणित। आप गलत बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अगर गलत पढ़ा भी दिया है तो आप बच्चों कुछ ना कुछ करके उसको आप ठीक कराएं। ऑथेंटिक लर्निंग का मतलब यहाँ ये है, फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। और ये आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट खुद सोचे, अपना क्रिएटिव सोचे, बी ओरिजिनल। ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ नहीं करते हो तो ऐसे टीचर हम फेल हैं, स्कूल फेल हैं। बच्चों को हम आगे ले जा नहीं सकते, बच्चों की थिंकिंग में हम ग्रोथ नहीं करा सकते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रंस मेकिंग एरर? बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, तो हम किस पर्सपेक्टिव से सोचें? Children's errors are a window into how they think। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो आप ये समझें कि बच्चे एक विंडो में झांक रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि वो क्या सोचें। इसको रादर देन कि नेगेटिव लेने की बजाय इसको हमें एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देना है। बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इनके पीछे कुछ रीज़न होगा। वो रीज़न यही है कि हम सोचे। चिल्ड्रंस एरर्स आर ए लाइक ए विंडो। चिल्ड्रन की जो गलतियां हैं वो एक प्रकार की विंडो है, वो उसके अंदर से झांक रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब मेरे को ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। एक बार बी ऑप्शन देख लेते हैं। टू अवॉइड मेकिंग एरर चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि स्टूडेंट एरर ना करें, इसकी वजह से हम अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो टीचर को इमिटेट करें, उसकी नकल करें। बच्चों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप नकल करवा रहे हो। इमिटेट जो एक वर्ड है, क्रैम एक वर्ड है, रोट लर्निंग एक यहाँ पर वर्ड है साइकोलॉजी में, दैट गोज फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। अब असेसमेंट तो आप सभी को पता है, मूल्यांकन करना वो एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। डेफिनेटली अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, तो डेफिनेटली आपको पता होगा असेसमेंट वर्ड क्या होता है एंड व्हाई डू वी यूज़ इट, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, असेसमेंट हेल्प करता है टीचर्स को अपनी फीडबैक जानने के लिए। बच्चे को हेल्प करता है, वो भी देखता है कि भाई वो उसको कितना समझ में आया, कितना उसने किया। तो दोनों को ही फ़ायदा है, टीचर को फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को फ़ायदा है। असेसमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट टू गेटिंग द ग्रेड्स इन द क्लास। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। दोनों को ही, दोनों पार्टियों को फ़ायदा होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट इट आप इसको हिट कर सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड आई एम गोना रीड दिस स्टेटमेंट लाउडली। द करिकुलम मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, mature their curiosity, nurture their curiosity, to do things, to ask questions and pursue investigations, sharing and integrating their experiences with school knowledge rather than their ability to reproduce textual knowledge। भाई सीधी सी बात है, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट में सही बात कही गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 का पॉइंट है ये।
इसमें बच्चों को कहा गया है, इसमें टीचर स्कूल्स को कहा गया है कि बेशक हम बच्चों की इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, उनसे क्वेश्चन पूछें, इन्वेस्टिगेशन वो अपना कंटिन्यू रखें, शेयरिंग करें, इंटीग्रेटिंग करें, एक्सपीरियंस शेयर करें, ये सभी बच्चों को करना आना चाहिए, रादर देन कि हम उनको सिर्फ किताबी भाषा का ज्ञान दें। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप व्हाट वुड बी प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर। ठीक है, तो भाई टीचर का क्या रोल होना चाहिए देख लेते हैं। टू इंश्योर द टीचर आस्क गुड क्वेश्चन एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर इन देयर नोटबुक्स। देखो ये तो लिमिटेड चीज़ें हो गई, बहुत छोटी बात हो गई। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। देखो एक ही चीज़ बच्चों बार बार रिपीट हो रही है 10 के 10 क्वेश्चनों में कि बच्चों को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस ले सकें, उनकी समझ बढ़ सके, उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप्स हो सकें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी और डी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नॉलेज लिया होगा और आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। और अगर थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। फ्यूचर में भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।